तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, वॉइड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर हम किसी भी टाइप का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल जो देखा था उसमें अगर बात करें पहले, तो यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल ए, फ्लोट वेरिएबल बी अवेलेबल है। वॉइड पॉइंटर जो हमने क्रिएट किया उसे इनिशियली जैसे प्रोवाइड कर दिया ए का एड्रेस, इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस जो अलाउड है। वॉइड पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, एक जेनरिक पॉइंटर जिसके अंदर हम किसी भी टाइप का एड्रेस स्टोर कर सकें, वो है हमारे पास वॉइड पॉइंटर। जैसे अभी ए का एड्रेस स्टोर कर दिया, एक इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस वॉइड पॉइंटर में स्टोर किया जा सकता है। लेकिन जब भी उस एड्रेस की हेल्प से हमें मेमोरी पे कुछ ऑपरेशंस करवाने हैं, वॉइड पॉइंटर की हेल्प से वॉइड पॉइंटर के पास जिसका एड्रेस आया उस मेमोरी पे ऑपरेशंस करवाने हैं। जैसे इस एग्जांपल में वॉइड पॉइंटर पी के पास ए का एड्रेस आया, पी की हेल्प से ए की मेमोरी पे कुछ ऑपरेशंस करवाने हैं, जैसे ये हमें करवाना था। तो उसके लिए पहले पी को उस टाइप के पॉइंटर में टाइपकास्ट किया जिस टाइप के पॉइंटर के वहां रिक्वायरमेंट लग रही थी, कि वॉइड पॉइंटर एक तरीके से उस एक्सप्रेशन के लिए अपना कन्वर्जन कर ले, वो एक तरीके से बदल जाए उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए, पी पॉइंटर वॉइड पॉइंटर की जगह इंटीजर पॉइंटर बन जाए। तो उसके लिए क्या दिया ब्रैकेट में, ये टाइप कास्टिंग प्रोवाइड कर दी। होपफुली आपको ध्यान होगा टाइप कास्टिंग की बात। जैसे हम कहें ए डिवाइड बी अगर कहीं पे करना है किसी एक्सप्रेशन में, हम चाहते हैं ये दोनों इंटीजर हैं, इंटीजर डिवाइड इंटीजर ना हो, फ्रैक्शन पार्ट आ सके। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा ये फ्लोट किया भी था हमने इस तरीके का एग्जांपल, जहां पे पहले ये ए को कन्वर्ट कर देगा फ्लोटिंग वैल्यू में इस एक्सप्रेशन के लिए, और फिर वो फ्लोटिंग वैल्यू डिवाइड होगी बी से, जिससे डिवीजन के रिजल्ट में फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा। ये हमने एग्जांपल देखा भी था। सिमिलरली यहाँ टाइपकास्ट किस में किया, इंटीजर वैल्यू में नहीं, इंटीजर वेरिएबल की तरह टाइपकास्ट नहीं करना चाहते, इंटीजर पॉइंटर में टाइपकास्ट किया, क्योंकि पॉइंटर की तरह बनाओगे तभी तो डीरेफरेंस कर सकते हैं। तो पी को टेम्परेरी कन्वर्जन जो दिया गया, टाइप कास्टिंग जो प्रोवाइड की, वो कर दी इंटीजर पॉइंटर। तो ये जो सेलेक्टेड पोर्शन है इससे पी बन गया एक इंटीजर पॉइंटर इस एक्सप्रेशन के लिए, और फिर कर दिया उसका डी रेफरेंस। तो डी रेफरेंस ऑफ पी वाला वर्क हो रहा है इंटीजर पॉइंटर की तरह, 50 स्टोर कर देगा उस इंटीजर वेरिएबल में। सिमिलरली यहाँ पी के अंदर है तो पी वॉइड पॉइंटर ही आगे, केवल इसी एक्सप्रेशन के लिए इंटीजर पॉइंटर बना था। आगे वही p इक्वल एड्रेस ऑफ p हम कर सकते हैं, बिल्कुल वॉइड टाइप के पॉइंटर में किसी भी टाइप का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ p के अंदर फ्लोट टाइप का एड्रेस स्टोर कर दिया। बस यहाँ पे हमें p को पहले रियलाइज करवाना है कि अभी फ्लोट पॉइंटर की तरह काम करो, तो उसके लिए टाइप कास्टिंग कर दी p की फ्लोट पॉइंटर में, और फिर उसका डी रेफरेंस कर दिया। डी रेफरेंस ऑफ p वाला ही काम यहाँ पे हो रहा है, बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज दिख रहा होगा, क्योंकि p की पहले टाइप कास्टिंग की, फिर उस p पे ऑपरेशन कर रहे हैं, 98.5 फ्लोट वैल्यू असाइन करवा रहे हैं उसके डी रेफरेंस के साथ, p का डी रेफरेंस कर रहे हैं। बस p को पहले टाइप कन्वर्जन प्रोवाइड किया, टाइप कास्टिंग प्रोवाइड की फ्लोट पॉइंटर को, और इसका रिजल्ट हम देख ही चुके हैं। a और b की वैल्यू हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो 50 एंड 98.5 वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। इनिशियली वाली 7 एंड 5.2 था, इस तरीके से रिजल्ट आ रहा था। और इसी चीज की हमने जब बात की वापस से, जहां पे हम कह रहे हैं कि p वॉइड पॉइंटर काम में तो ले रहे हैं लेकिन एक अजीब से तरीके से, जहां इसका यूज डायरेक्टली है नहीं। हम चाहते हैं a का एड्रेस p1 में असाइन करना, बस बीच में p को दिया और फिर p से p1 को दे दिया, फिर p1 को डी रेफरेंस करते हुए काम में ले रहा है। एक तरीके से एड्रेस ऑफ a हमने स्टोर किया p के अंदर, एक पॉइंटर के अंदर। जैसे सपोज करो एक एक्सप्रेशन में हम प्रोवाइड करते हैं वेरिएबल a के अंदर था 5, और फिर हमने b के अंदर प्रोवाइड कर दिया a। ओवरऑल बता सकते हो कि b के अंदर क्या पहुंचा, वो 5 पहुंच गया होगा, राइट? क्योंकि पहले वो 5 भेजा a में, फिर a की वैल्यू को b में। कुछ कुछ इसी तरीके की बात हम यहाँ पे कह रहे हैं, एड्रेस a का असाइन करवाया p में, और फिर p में जो था वही चीज असाइन करवा दी p1 में। p में क्या था, a का एड्रेस,
वही पहुंच गया P1 में, मतलब P1 में क्या स्टोर हो गया, A का एड्रेस पहुंच गया P1 में। और फिर डी रेफरेंस ऑफ P1 कर रहे हैं, तो वो किसे रेफरेंस रेफर कर रहा है, A नेम के वेरिएबल को रेफर कर रहा है डी रेफरेंस ऑफ P1। सिमिलरली P के अंदर एड्रेस B का स्टोर किया, क्योंकि वॉइड पॉइंटर है, किसी भी टाइप का एड्रेस रख सकता है। P को स्टोर करवा दिया फिर P2 में फ्लोट टाइप के पॉइंटर में, जिससे यहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं आई। डायरेक्टली इस तरीके से फ्लोट पॉइंटर तो काम में ले ही सकते हैं फ्लोट वैल्यू स्टोर करने के लिए, फ्लोट वेरिएबल तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। P केवल एक तरीके से जैसे आप कई बार कुछ सामान आपस में एक दूसरे को पास करते हैं, बीच में किसी को दिया और फिर वो आगे किसी और को वो चीज दे देता है, कुछ वैसा ही किया। एड्रेस ऑफ ए P को दिया और P की वैल्यू P1 को, तो P1 में क्या पहुंच गया, एड्रेस A का। यहाँ पे देखें तो एड्रेस ऑफ B P के अंदर दिया और P की वैल्यू P2 को, तो P2 में क्या पहुंच गया, एड्रेस B का। लेकिन अभी ये वर्क तो कर रहा है इस पर्टिकुलर कंपाइलर पे, बट कुछ कंपाइलर्स पे यहाँ पे ये कह सकता है कि वॉइड पॉइंटर की वैल्यू इंटीजर पॉइंटर में क्यों असाइन करवा रहे हो। वॉइड पॉइंटर का कॉन्सेप्ट तो यह है कि उसमें वॉइड पॉइंटर में किसी भी टाइप के एड्रेस को असाइन कर सकते हैं, जैसे P के अंदर A का एड्रेस या P के अंदर B का एड्रेस असाइन करना तो एकदम सही है। वॉइड पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ही यही है कि किसी भी टाइप के एड्रेस को रख सकते हैं। बट वॉइड पॉइंटर की वैल्यू इंटीजर पॉइंटर में क्यों असाइन करवा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंपाइलर पे अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप एक काम कर सकते हैं, P के अंदर है वॉइड पॉइंटर जो था उसके अंदर एड्रेस तो है एक इंटीजर वेरिएबल का, ये हमें पता ही है, हमने ही दिया है क्योंकि लाइन नंबर 9 पे हम चाहते हैं यहाँ इसे इंटीजर पॉइंटर को देना, तो बस वापस से इसे इंटीजर पॉइंटर की तरह रियलाइज करवाते हुए दे सकते हैं। P1 को जब दिया हमने, ये P के अंदर जो भी एड्रेस था वो P1 को देना चाहते हैं, तो इंटीजर पॉइंटर में टाइपकास्ट करते हुए हमने ये प्रोवाइड कर दिया। सिमिलरली P के अंदर जो एड्रेस अब है लाइन नंबर 14 पे, वो किसका है, B का, एक फ्लोट वेरिएबल का जिसे फ्लोट पॉइंटर को देना चाहते हैं। तो फिर से हमने P को फ्लोट पॉइंटर में टाइपकास्ट किया और फिर ये P2 के अंदर प्रोवाइड कर दिया। तो कुछ इस तरीके से बेटर अप्रोच रहेगी, कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करना, अगर आपको कहीं इसका यूज लगता है तो। अब एक बार जो हम बात कर रहे हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, उस चीज पे आते हैं जहां पे हम एक एरे क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन एरे के पास क्या होता है, होपफुली आप सभी को ध्यान होगा, एरे के पास होता है उसका बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस, और एड्रेस रखने के लिए तो पॉइंटर ले लेते हैं। तो हमने लिया एक पॉइंटर, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंटर को हम ले आके देना चाहते हैं एक एड्रेस, कहाँ का, तो मैलॉक हमारे पास अवेलेबल है एक प्री डिफाइंड फंक्शन, मेमोरी एलोकेशन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है मैलॉक, जिससे हम मेमोरी एलोकेट करते हैं सपोज 20 बाइट्स की। एक बार को ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं कि हमें सपोज 20 बाइट्स की मेमोरी रिक्वायर्ड है। ये जो हम मैलॉक की बात कर रहे हैं, मैलॉक फंक्शन, इसके लिए अगर कहें तो ये यहाँ पे क्या कंसीडर होता है कि आपको मेमोरी जो रिक्वायर्ड है वो कितने बाइट्स रिक्वायर्ड है, वो आप यहाँ पे बता दें। आपको जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है जो आप एलोकेट अलग से करना चाहते हैं, क्योंकि एरे का जो हम डिक्लेरेशन देखते आ रहे हैं ना, वो डिक्लेरेशन कैसे था उसे एक बार यहाँ पे हम नोट करते हैं। पहले एरे का एक डिक्लेरेशन या एरे का एक एग्जांपल ही हम ओपन कर देते हैं, जैसे एक बार तो एरे कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट, ये कॉन्सेप्ट वाइज अवेलेबल है एरे। उसे डिक्लेयर करने का तरीका अगर हम ऐसा कुछ दे रहे हैं तो यहाँ पे 10 जो है वो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमने प्रोग्रामर ने खुद ने प्रोवाइड कर दी। और इस पर्टिकुलर केस में ये चीज भी समझे कि हम यूजर से पूछते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट की जरूरत, यूजर को कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। यूजर एन की वैल्यू 5 भी दे सकता है, यूजर एन की वैल्यू 13 भी प्रोवाइड कर सकता था। अगर यूजर एन की वैल्यू 5 देता है, मेमोरी हमने 10 एलिमेंट्स की दे रखी है, तो मेमोरी की वेस्टेज हो रही है,
यूजर अगर n की वैल्यू 13 देता है और हमने मेमोरी केवल 10 एलिमेंट्स की ले रखी है, तो मेमोरी की शॉर्टेज हो रही है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं जिनमें से वेस्टेज के केस में आंसर तो सही आएगा, इस केस में आंसर तो सही आएगा, आंसर इज करेक्ट, बट मेमोरी की वेस्टेज हो रही है। जबकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि n की वैल्यू अगर यूजर ने 13 प्रोवाइड की तो उस केस में शॉर्टेज है, और शॉर्टेज के साथ आंसर अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, आंसर सही आने की कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे ये प्रॉब्लम न रहे, जो अभी प्रॉब्लम आ रही है वो क्या, वेस्टेज या शॉर्टेज दोनों ही प्रॉब्लम न रहे, तो एरे इस तरीके से डिक्लेयर करने की जगह एरे को लॉजिकली क्रिएट किया जाता है। एरे का ये जो मेमोरी एलोकेशन कहलाता है, ये है एरे का स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ये जो मेमोरी एलोकेशन है एरे का, ये है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इसका मतलब क्या, हमने पहले से फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिए, स्टैटिक मैनर में बता दिए, एक फिक्स मैनर में बता दिए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट की मेमोरी चाहिए इस एरे के लिए। इस केस में यहाँ पे वेस्टेज या शॉर्टेज के चांसेस रहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम लिखा हमने अगर प्रोग्रामर ने है और यूजर को बताया ही नहीं है कि एरे का साइज कितना है, कितने एलिमेंट्स का है, यूजर से बल्कि पूछ और रहे हैं कि यूजर को कितने एलिमेंट्स की जरूरत है, तो उस केस में यूजर तो कुछ भी दे सकता है और एग्जैक्ट 10 होना उसका जरूरी नहीं है। तो अगर कम देता है तो मेमोरी की वेस्टेज कर रहा है, बट उस केस में एटलीस्ट आंसर तो सही आ रहा था। लेकिन अगर वो ज्यादा देता है तो मेमोरी की शॉर्टेज कर रहा है, और उस केस में तो आंसर की भी गारंटी नहीं रही। बट प्रॉब्लम ये दोनों ही है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में, और इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है एरे का डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इसका जो सॉल्यूशन है वो है एरे का डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही जैसे हम देखें एरे के डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, तो एरे क्या चीज है, बहुत सी मेमोरी एक साथ अगर होती, उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही तो है एरे। तो यहाँ पे हमने एड्रेस रखना है तो पॉइंटर ही ले लिया सिंपली। डिफरेंस इतना सा है इस पर्टिकुलर केस में, डिफरेंस इतना सा है इस पर्टिकुलर केस में, जो मेमोरी मिली है वो केवल पॉइंटर की मेमोरी मिली है जिसमें एड्रेस रख सकता है। वो वैल्यू रखने वाले वो जो 10 एलिमेंट्स की मेमोरी चाहिए थी वो तो मिली ही नहीं। जबकि लाइन नंबर 6 पे जो प्रोवाइडेड है उसके अंदर 10 एलिमेंट्स की मेमोरी एलोकेट हो गई, और उसका एड्रेस रिप्रेजेंट करने वाला आइडेंटिफायर था ए। थोड़ा समझने के लिए अगर हम एक बार डायग्राम वाली अप्रोच में बात करें इस चीज की, तो बात कुछ ऐसी है, जब हम प्रोवाइड करते हैं एक एरे इस तरीके से, जैसे ये 10 एलिमेंट्स का एरे, तो इसका मतलब है हमने एक एरे क्रिएट किया, एक साथ 10 एलिमेंट्स की मेमोरी हमने प्रोवाइड कर दी, और उसका एड्रेस जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा होगा ए से। ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ए अवेलेबल है ये पर्टिकुलर एरे, और ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए एक बार हम अलग से यहाँ पे लिख देते हैं, ए रिप्रेजेंट करता है बेस एड्रेस ऑफ एरे, स्टार्टिंग एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये यहाँ पे जब हम ए काम में ले रहे हैं, ए की हेल्प से हम सबसे पहले एलिमेंट को, उससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट, उससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को तो काम में ले ही रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से। ये जो था हमारा, ये था एरे का स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं इंटीजर टाइप का, अगर इंटीजर एरे रिक्वायर्ड है, फ्लोट एरे रिक्वायर्ड है तो फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर एरे रिक्वायर्ड है तो कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर। जिस टाइप का आपको एरे चाहिए उसी टाइप का पॉइंटर प्रोवाइड किया, उसी नेम का, जिस नेम का आप एरे चाहते हो। और इस केस में इसे मेमोरी कितनी मिली वो आप अगर समझ रहे हैं,
तो यहाँ पे इसे जो मेमोरी मिली वो मिली है केवल इतनी सी मेमोरी जिसके पास ये एड्रेस स्टोर कर सकता है। ए क्या है? एक पॉइंटर जिसमें क्या स्टोर कर सकता है? ये कोई एड्रेस स्टोर कर सकता है। लेकिन अभी एड्रेस क्या है वो हमने प्रोवाइड किया ही नहीं, तो यह है एक वाइल्ड पॉइंटर। हम बस एक काम करना चाहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, वो क्या, उस पे आते हैं। तो हम यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट करते हैं। ये मेमोरी हम अलग से एलोकेट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कि अलग से मेमोरी एलोकेट करेंगे, और इसके लिए हम काम में ले रहे हैं एक फंक्शन। जैसे हमने काम में लिया फंक्शन मैलॉक, मेमोरी एलोकेशन का प्री डिफाइंड फंक्शन है मैलॉक। मैलॉक के साथ अगर हमने प्रोवाइड कर दिया जैसे ये 20, तो ये क्या कह रहा है? कितनी बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा? 20 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट कर लेगा। जितनी आपको मेमोरी चाहिए वो यहाँ पे बताया, उतनी मेमोरी को ये अलग से एलोकेट कर लेगा। और जब ये मेमोरी एलोकेट कर ली, उसका एड्रेस लाके ये प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम असाइन कर रहे हैं किसमें? तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं, इसके एड्रेस को असाइन कर रहे हैं किसमें? इस पॉइंटर में। तो समझना, पॉइंटर के पास अगर हमने ये एड्रेस भेज दिया, तो हमने पहले भी बात की है, पॉइंटर की हेल्प से उस मेमोरी को काम में लिया जा सकता है। ये जो पॉइंटर अवेलेबल है ए नेम का, इसकी हेल्प से जो हम मेमोरी काम में लेना चाहते हैं उसका तरीका क्या? तो सबसे पहली मेमोरी अगर हमें काम में लेनी है उसके लिए हम दे सकते हैं डी रेफरेंस ऑफ ए। उसके बाद वाली मेमोरी को एक्सेस करने का तरीका होगा डी रेफरेंस ऑफ ए प्लस 1, जिसकी बात हमने एरे के डिस्कशन के टाइम पे भी कहा था कि कभी एक ऐसा कंटेनर जो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एड्रेस प्लस 1 का मतलब क्या होता है? एड्रेस मतलब एक रेफरेंस, रेफरेंस के साथ ऑफसेट प्रोवाइड किया। कहानी की तरह अगर समझें तो जैसे आप कई बार कहते हैं कि वो जो चाय की दुकान है उससे एक गली पीछे, तो चाय की दुकान इटसेल्फ एक रेफरेंस, एक एड्रेस है, और उसके साथ +1 अगर करते हैं तो वो एक नए एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। a + 1 किसे रिप्रेजेंट करता है? तो a + 1 रिप्रेजेंट करता है a के पास जहां का एड्रेस इंटीजर टाइप का अगर पॉइंटर है a, तो इंटीजर वेरिएबल का रहा होगा एड्रेस। तो ये +1 पे रिप्रेजेंट करता है कि उस इंटीजर वेरिएबल के बाद जो एलिमेंट अवेलेबल है, जो मेमोरी अवेलेबल है, उसका एड्रेस। ये जो a+1 है, इसे ये मत समझना कि नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन की तरह +1 हो रहा है कि 101 था तो 102 होगा, ऐसा नहीं है। अगर a के पास जो एड्रेस पहुंचा, सपोज 101 पहुंचा, तो +1 का मतलब है एक एलिमेंट बाद वाला एड्रेस। एक एलिमेंट बाद वाला, अगर ये इंटीजर पॉइंटर है a, तो ये इंटीजर के साइज का एडिशन कर देगा। अगर ये फ्लोट पॉइंटर है तो फ्लोट के साइज का एडिशन कर देगा। कैरेक्टर पॉइंटर होता तो कैरेक्टर के साइज का एडिशन कर देगा। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट काम में लेना चाहते हैं, तो a+2 एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आप इसी तरीके से a+3 प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये तरीका क्या है? ये तरीका कुछ ऐसा है, डी रेफरेंस ऑफ एक आपके पास एड्रेस अवेलेबल है प्लस इंडेक्स अवेलेबल है, या इसी के लिए, इसी पर्टिकुलर अप्रोच के लिए हम जो काम में ले सकते हैं वो होपफुली आप सभी को ध्यान होगी, अप्रोच इंडेक्स को काम में लेने का तरीका। आप दोनों में से कोई सी भी अप्रोच प्रोवाइड कर सकते हैं। वो अप्रोच कौन सी होती है? जैसे यहाँ पे हम डी रेफरेंस ऑफ a+1 की बात कर रहे हैं, तो वो अप्रोच होती है a(1). यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डी रेफरेंस ऑफ a+2, वो अप्रोच होती है a(2). यहाँ पे बात करें तो वो अप्रोच होती है a(3). और इसके लिए एरे का ऐसा क्रिएट होना, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मिलना जरूरी नहीं है। पॉइंटर होता तो भी इस तरीके से आप काम में ले सकते हैं। सबसे पहले एलिमेंट को क्या कहोगे, कितना प्लस करें इसके साथ? तो डी रेफरेंस ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं? डी रेफरेंस ऑफ ए को हम लिख सकते हैं डी रेफरेंस ऑफ ए प्लस, प्लस भी किया लेकिन कुछ भी प्लस नहीं किया, वो है सेंस +0 का। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया डी रेफरेंस ऑफ a+0। और इस केस में डी रेफरेंस ऑफ a+0 को हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले एलिमेंट को
क्या लिखते हैं वो होपफुली आप सभी को ध्यान होगा, ए ऑफ 0 प्रोवाइड कर देते हैं सबसे पहले एलिमेंट के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम एरे के एलिमेंट्स काम में ले सकते हैं, जहां डी रेफरेंस ऑफ एड्रेस प्लस इंडेक्स लिखें, या फिर आप लिखते हैं एड्रेस को रिप्रेजेंट करने वाला जो हमारे पास है एंड स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स। होपफुली आपको ध्यान आ रहा होगा ये चीज, एड्रेस का जो रिप्रेजेंटेशन है उसी एड्रेस के रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ इंडेक्स प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे एरे के लिए हमने देखा है। तो कुछ ऐसी अप्रोच हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। एरे को बस ये जो आपको ग्रीन कलर में विजिबल है मेमोरी एलोकेट जो की है वो बस अलग से देनी है, उसका एड्रेस लाके यहाँ पे रखना है, बाकी काम तो एरे की तरह कर ही लेंगे, बस फाइनली उस मेमोरी को फ्री और करना चाहिए। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, होपफुली आपको यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा, ये और ये सेम है राइट, साथ के साथ ये और ये भी सेम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये और ये सेम होते हैं। आपको अगर प्लस इक्वल ध्यान हो तो प्लस इक्वल भी ऑपरेटर था, उसका सिमेंटिक भी किसी और चीज के सिमिलर है। तो बहुत से ऑपरेटर ऐसे हैं सी प्रोग्रामिंग में जो किसी और सिमेंटिक से भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे x प्लस इक्वल वाई अगर होता है उसी का सिमेंटिक सिमिलर होता है क्या, x इक्वल एक्स प्लस वाई, x इक्वल एक्स प्लस वाई, ये आपस में सिमिलर होते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये डी रेफरेंस ऑफ a प्लस 1 और a ऑफ 1 आपस में सिमिलर होंगे, लेकिन वापस एक चीज ध्यान दिलाते हैं, जब ये डी रेफरेंस है और ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तब ये आपस में सिमिलर है, जब डिक्लेयर हो रहा है तब ये डी रेफरेंस नहीं है, तब ये एस्ट्रिक है, ये बताने का तरीका कि ये पॉइंटर है, वहां पे हम इन्हें इंटरचेंज नहीं कर सकते, बट जहां पे भी आगे हम काम में ले रहे हैं उन सब जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल अवेलेबल था, लेकिन हमने इसके छोटे फॉर्मेट पे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर रखा था, ए नेम का एरे, और हम यहाँ पे कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि ए ऑफ 3 में असाइन करना चाहते हैं, जैसे वैल्यू कोई पर्टिकुलर वैल्यू से 55, और प्रिंट करवाना चाहते हैं ए ऑफ 3 की वैल्यू, परसेंट डी की हेल्प से हम प्रिंट कर रहे हैं ए ऑफ 3 की वैल्यू इस तरीके से। एंड होपफुली आपको ये चीज तो बहुत सिंपल मैनर में पता है, ए ऑफ 3 में डेटा स्टोर किया 55, जब प्रिंट कर रहे हैं तो 55 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर चीज को, इस प्रोग्राम को किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट में आ रहा है 55, जबकि यही अगर हम यही ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्रोवाइड कर देते डी रेफरेंस ऑफ a प्लस 3, तो उस केस में 55 देते तो भी यही चीज आ रही होती। हमने इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी क्योंकि इस पर्टिकुलर अप्रोच का फायदा है, इसमें एक ही ऑपरेटर आया a ऑफ 3 में, एक ही ऑपरेटर है स्क्वायर ब्रैकेट, जबकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में 2 ऑपरेटर अवेलेबल है, एक है प्लस और एक है डी रेफरेंस। तो ये लाइन नंबर 6 वाला फास्ट था, लाइन नंबर 7 वाला स्लो है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं ये अप्रोच। अदरवाइज आप इस तरीके से भी काम में ले सकते हैं। एरे को क्रिएट ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पे ये इंडेक्स नहीं है, ये केवल बताने का तरीका है कि कितने एलिमेंट, बट बाद में जब एलिमेंट काम में ले रहा है आपको वो इंडेक्स बताना है तो आप उसे इस तरीके से भी बता सकते हैं। सेम प्रोग्राम हमने किया कंपाइल, वैल्यू भले चेंज करते हुए देखना है आप चाहे तो, जैसे हमने ये 60 प्रोवाइड कर दिया, कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट किया तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 60। ये वही काम कर रहा है, ए ऑफ 3 के अंदर ही वैल्यू लेके चला गया, और यहाँ पे भी बिल्कुल डी रेफरेंस ऑफ a प्लस 3 आप लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना गलती से ये ब्रैकेट मिस मत कर देना, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट नहीं दिए होते तो पहले डी रेफरेंस होगा और डी रेफरेंस होके जो वैल्यू मिली उस पर प्लस 3 कर रहा है, जो अप्रोच हमारी सही नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से प्रोवाइड किया, या इसी चीज को हमने भले ही ऐसा देखा था ए ऑफ 3 लाइन नंबर 6 वाली अप्रोच को तो देखा है एरे के साथ, बट आप इसी चीज को
डी रेफरेंस ऑफ 3 प्लस ए बी लिख सकते थे, जैसे 65 प्रोवाइड कर दी सपोज वैल्यू, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया तो ऐसा है। या फिर इसी पर्टिकुलर चीज को, ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी, जिसका एक ऑपरेंड पहले और एक ऑपरेंड इसके बीच में। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हम प्रोवाइड कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, उसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बट बेटर प्रैक्टिस के लिए हम एक ही तरीका फॉलो करते जा रहे हैं। ये भी सही है, बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है। 55 असाइन कर दिया जैसे हमने, तो 55 आ रहा है। अगर हमने यहाँ 50 दिया होता तो बिल्कुल ये वैल्यू आ रही होती 50। ए ऑफ 3 को जब प्रिंट कर रहे हैं तो डेटा क्या आ रहा है 50, जबकि हमने लिखा कैसे 3 बाहर और ए अंदर, बोलेंगे अभी भी ए ऑफ 3। बाकी जो हम प्रेफरेबल अप्रोच हम जो काम में ले रहे हैं वो अप्रोच है ये वाली, और आप भी चाहें तो इसी अप्रोच को प्रेफर करना, भले ही बाकी सारी अप्रोच भी इसके ही सिमिलर है, बट इसी अप्रोच को प्रेफर करना जिससे कंफ्यूजन कम से कम हो। इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे थे अगर हम, तो इस केस में हमारे पास क्या आता है आउटपुट 55 आ रहा है, वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। तो अब हम जो बात कर रहे थे इस डायग्राम को एक बार वापस विजिबल करवाते हैं। तो यहाँ पे एरे जो था ये डायरेक्टली यहीं पे अगर प्रोवाइड कर दिए 10 एलिमेंट्स की मेमोरी चाहिए तो फिक्स हो गया कि 10 एलिमेंट्स की ही मेमोरी देगा, ना उससे कम की ना उससे ज्यादा। जबकि इस बार हमने क्या किया, हमने कहा कि पॉइंटर को मेमोरी दो, बाकी की मेमोरी हम किसी फंक्शन से ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैलॉक फंक्शन की हेल्प से ले रहे हैं। मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करके लाके देगा, कितनी जितने बाइट्स इसे हम कहेंगे उतनी। तो 20 अगर कहा तो 20 बाइट्स की मेमोरी लाके देगा, जिसका एड्रेस हम स्टोर करना चाहते हैं तो असाइन कर देंगे ए के अंदर, और ए के पास बस एड्रेस पहुंच गया तो ए की हेल्प से हम ये मेमोरी एलोकेशंस का, ये मेमोरीज, ये एलिमेंट्स काम में ले सकते हैं। ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 वाली अप्रोचेस के साथ ही, क्योंकि ए ऑफ 0 सबसे पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ए ऑफ 1 उससे नेक्स्ट वाले, ए ऑफ 2 उससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो हम एग्जांपल देख रहे थे उस पर आते हैं एक बार वापस। तो ये हमने देखा था, बट इसकी जगह हम पहले इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे आते हैं वापस, राइट, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये जब पॉइंटर प्रोवाइड किया तो मेमोरी एलिमेंट्स के लिए नहीं मिली है। एलिमेंट्स के लिए मेमोरी कब देना चाहेंगे उसे समझें। तो एक बार ऐसी कमेंट वाली चीजें हमने यहाँ लिखी है ना कि वेस्टेज शॉर्टेज वाला केस हो रहा था। अब जब हमें मेमोरी एलोकेट करनी है तो कब एलोकेट करनी है, एन की वैल्यू पूछने से पहले या पूछने के बाद। तो हम चाहते हैं उतनी मेमोरी देना जितने की यूजर को जरूरत है, तो पहले पूछ लो फिर मेमोरी एलोकेट करो, और उसके लिए मैलॉक फंक्शन हम काम में कहा ले रहे हैं, एन रीड करने के बाद। और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, एन नहीं, केवल एन अगर देंगे तो एन अगर 5 दिया तो 5 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करेगा। हमें क्या देना है, 5 बाइट नहीं 5 एलिमेंट को जितनी मेमोरी चाहिए ना उतना प्रोवाइड करना है, जैसा हमने दे दिया यहाँ पे 5 into 2। अगर इंटीजर 2 बाइट्स का होता तो, अगर ये 4 बाइट्स का है तो n into 4, n की वैल्यू जो भी है नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू हर एक एलिमेंट का साइज कितने बाइट का है वो बता रहे हैं। इसी चीज को बताने का तरीका, एक कीवर्ड अवेलेबल है हमारे पास साइज ऑफ। तो साइज ऑफ कीवर्ड हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं, जो इंटीजर एरे हमें क्रिएट करना था तो हर एक एलिमेंट का साइज कितना चाहिए वो हमने चेक किया, एक इंटीजर का साइज कितना होता है साइज ऑफ से चेक किया। अब चाहो तो ये एक्सप्रेशन पहले कैलकुलेट कर लो, फिर उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू अगर वो वैल्यू 20 है तो डायरेक्टली यहाँ पे लाके 20 रख दो। बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं आप चाहें तो, यहाँ एक वेरिएबल लेते, जैसे एक टी नेम का इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर ये एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर दिया और फिर यहाँ पे दे दिया टी। चॉइस आपकी अपनी है, आप कैसे देना चाहते हैं। हम बस वेरिएबल बचाने वाली अप्रोच में बात कर रहे हैं, क्योंकि टी का कहीं और तो कुछ यूज आने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम इसी तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आप पहले चाहो तो साइज ऑफ को एक अलग वेरिएबल में स्टोर करो, फिर n इंटू, और फिर वो n को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, उस वेरिएबल से जिसमें साइज ऑफ इंट रखा, उस वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई करो और उसकी जो वैल्यू आई उसे किसी नए वेरिएबल में,
और उस नए वेरिएबल को यहाँ मैलॉक के पैरामीटर मैलॉक फंक्शन के आर्गुमेंट की तरह प्रोवाइड कर दो। मैलॉक फंक्शन क्या काम करता है, अगर इसे फाइनल एक्सप्रेशन जो भी दी है यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू अगर 20 मिली है तो 20 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करेगा और उसका स्टार्टिंग एड्रेस वॉइड पॉइंटर में लाके प्रोवाइड कर देगा। वापस बोलते हैं, मैलॉक जो रिटर्न कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक जेनरिक पॉइंटर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। जेनरिक पॉइंटर वैल्यू मतलब मैलॉक फंक्शन इंटीजर एरे के लिए भी मेमोरी एलोकेट करवा सकते हो आप इससे, फ्लोट एरे के लिए भी, कैरेक्टर एरे के लिए भी। एरे चाहे आपको किसी भी टाइप का चाहिए, मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए आप मैलॉक काम में ले सकते हो। और ये जो मैलॉक काम में ले रहे हैं ये फाइनली मेमोरी एलोकेट जब कर लेता है तो यहाँ लाके देता है वो एड्रेस जहां पे मेमोरी एलोकेट हुई, लेकिन उस एड्रेस को लाता है वॉइड पॉइंटर में स्टोर करके। मतलब उस फंक्शन का रिटर्न टाइप, मैलॉक का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड एस्ट्रिक है उस फंक्शन का रिटर्न टाइप, वॉइड पॉइंटर में वैल्यू लेके आ रहा है। हम चाहते हैं वो जो वॉइड पॉइंटर में लेके आया उसे ए में स्टोर करना। अगर हमारा कंपाइलर डायरेक्टली अलाउ करता है इस चीज को तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। अगर हमारा कंपाइलर ऐसा है जो कहता है कि नहीं, वॉइड पॉइंटर की वैल्यू इंटीजर पॉइंटर में असाइन करना है, तो जैसे यहाँ पे किया था वॉइड पॉइंटर की वैल्यू इंटीजर पॉइंटर में असाइन, तो पहले उसकी टाइप कास्टिंग की इंटीजर पॉइंटर के लिए और फिर असाइन किया, बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटीजर पॉइंटर में की हमने उसकी टाइप कास्टिंग और फिर ए को असाइन करवा दिया, और ए में अगर एड्रेस पहुंच गया, ए इंटीजर पॉइंटर है, तो इस पर्टिकुलर एड्रेस को काम में लिया जा सकता है ए पॉइंटर की हेल्प से, और ये बिल्कुल एरे की तरह वर्क कर सकता है। एरे की तरह अगर हमें वैल्यूज रीड करनी थी तो वही लूप प्रोवाइड कर दिया, गिवन डेटा अगर प्रिंट करना है तो वही डेटा हम प्रिंट करवा देंगे। बस ध्यान देने की एक और चीज जो है इस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में, वो क्या, हमने पहला चेंज जो किया, एरे जो हम डायरेक्टली क्रिएट कर रहे थे एलिमेंट्स बताते हुए, उसकी जगह पे तो दिया हमने पॉइंटर, उसी नेम का, उसी टाइप का, जिस टाइप का आपको एरे चाहिए, जिस नेम का एरे चाहिए। तो ये पॉइंटर को मेमोरी केवल इतनी सी मेमोरी मिली, ये वाली मेमोरी मिली है पॉइंटर को। और इसके बाद हमने मैलॉक या किसी और ऐसे फंक्शन की हेल्प ली जो मेमोरी एलोकेट करवा सके, तो उसकी हेल्प से हमने अलग से मेमोरी एलोकेट की, उसका एड्रेस ला के दे दिया इस पॉइंटर को। अब फाइनली जब हमारा वो प्रोग्राम उस फंक्शन का स्कोप कंप्लीट हो रहा है, तो ये मेमोरी तो हमने डिक्लेयर करके एलोकेट करवाई थी जो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगी। बट ये जो मेमोरी है ना हमारे पास, जहां हमने एरे के एलिमेंट्स स्टोर करने चाहे, ये पर्टिकुलर जो हमारी मेमोरी अवेलेबल है, इस मेमोरी को हम अलग से फ्री करना चाहेंगे, क्योंकि अगर इसे फ्री करना भूल गए तो ये अपने आप फ्री नहीं होगा। वो बात अलग है, हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में, जहां पे ये वेरिएबल या एरे या पॉइंटर या ये मैलॉक की हेल्प से भी जो मेमोरी एलोकेशन हुआ, ये सारी मेमोरी एलोकेट हो रही है अभी तक रैम के अंदर। और रैम का जो मेमोरी एलोकेशन है वो वॉलेटाइल होता है, सिस्टम ऑफ होते ही पूरी मेमोरी फ्री हो जाएगी। बट एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जैसे सपोज करो एक गेस्ट हाउस किसी ने खरीद लिया, एक एरिया, एक गेस्ट हाउस खरीद लिया, उसकी चाबी एक पर्सन के पास है, अचानक एक्सीडेंटल मैनर में वो पर्सन गायब हो गया, वो पर्सन गायब हो गया जिसके पास गेस्ट हाउस की चाबी है, तो उस गेस्ट हाउस को अब कोई भी यूज में नहीं ले पा रहा है। हम चाहते हैं ये जो मेमोरी है, ये अगर इसका काम हो चुका है, इस मेमोरी को ये अलग से जो मेमोरी दी है, ये वाली मेमोरी, इस पर्टिकुलर मेमोरी को अगर हम फ्री करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है, वो है फ्री। कैसे काम में ले रहे हैं उसे देखते हैं। तो जैसे हमें लगा यहाँ पे एरे रीड कर लिया, जो भी काम करना था वो काम कर लिया, जैसे यहाँ एरे प्रिंट कर लिया, और फिर लगा कि एरे का काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया ये फंक्शन फ्री। फ्री को क्या देना है, वो एड्रेस जहां पे मेमोरी एलोकेट हुई थी, और वो एड्रेस हमने किसको असाइन करवा दिया था, ए को, तो हम यहाँ फ्री के अंदर क्या दे रहे हैं, सिंपली ए। जिस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया फ्री,
अलग से जो मेमोरी, एक ही मेमोरी नहीं, पॉइंटर वाली मेमोरी नहीं, अलग से जो मैलॉक की हेल्प से मेमोरी एलोकेट की ना, उस मेमोरी को ये फ्री करवाएगा। यहाँ ए क्यों लिखा, क्योंकि ए को ही पता है कि वो मेमोरी कहाँ मिली थी, क्योंकि हमने उसका एड्रेस किसको दिया, ए को असाइन करवाया था। तो ये ए यहाँ लिखने का रीजन ऐसा है कि ए के पास जो एड्रेस मिला वहां की मेमोरी फ्री करवा दो, जो अलग से मेमोरी मैलॉक से हमें मिली थी वो मेमोरी हमने फ्री करवा दी। तो इस केस में हमारी ये मेमोरी फ्री हो चुकी होगी। बस मैलॉक फंक्शन काम में लेना है या फ्री काम में लेना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हेडर फाइल जो हम काम में ले रहे हैं वो है stdlib.h। अगर आप टर्बोसी पे वर्क कर रहे होते तो ALLOC.h भी काम में ले सकते हैं, या stdlib.h भी। तो नॉर्मली हम stdlib.h को ही प्रीफर करेंगे। हमने ये जो एग्जांपल क्रिएट किया इसे कंपाइल कर रहे हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। वैल्यूज अगर दे रहे हैं 5, तो ये एज इट इज डेटा हमारे सामने प्रिंट कर रहा होगा जो भी हमने वैल्यूज यहाँ पे दी है। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए एरे की जगह पॉइंटर, अलग से मेमोरी दी और लास्ट में मेमोरी फ्री कर दी, बाकी काम एरे की तरह ही कर रहे हैं।